नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह डॉटशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में आज हमारा 7वां वीडियो है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन नहीं ज्वाइन करते तो इसको अवश्य ही ज्वाइन करें, और यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 20 लाख। या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग लागत आई थी 55 लाख, 60 लाख, 62 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। बात करें भारतीय संविधान को बनाने में खर्च की, तो लगभग 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में लागत आई थी। और आप सभी को पता होगा कि संविधान बनने में समय कितना लगा था। तो संविधान बनने में 2 वर्ष, 2 साल, 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो यदि पूछे कि लागत कितनी आई थी तो क्या बताना है, 64 लाख। और अगर समय पूछे कितना लगा था तो 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयुकाल निर्भर करता है उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर, तापमान पर, दाब पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि पदार्थ की प्रकृति पर। रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनका अर्ध आयुकाल किस पे निर्भर करता है, तो आयुकाल किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलम में भारतीय संविधान की अनुसूचियों का मिलान कॉलम 2 अनुसूचियों के विवरण के साथ कीजिए। ये कॉलम 1 है हमारा, इसमें अनुसूचियों का नाम लिखा है। ये कॉलम 2 है जिसमें कि अनुसूचियों का विवरण दिया। हमको मिलान करके बताना है कि कौन सा कूट निम्नलिखित में से सही है। तो देखते हैं, कॉलम 1 में पहला क्या है, अनुसूची 10 है। तो अनुसूची 10 किससे है, तो अनुसूची 10 देखते हैं। हमारा अनुसूची 10 जो है सी है वाला है, यानी कि 1 का सी, दल बदल के आधार पर योग्यता शामिल है। अनुसूची 8 क्या है, अनुसूची 8 जो है ये जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो दूसरा वाला हमारा डी से संबंधित है। और अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो 7 वाला तीसरा हमारा ए से है। और चौथा हमारा जो है वो क्या है कि अनुसूची 11। अनुसूची 11 क्या है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। तो इसका ये बी वाला होगा। तो हमारा चौथा जो है बी है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का कोई कूट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। तो हमारा यही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उन्हें 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए था। संविधान ने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाले प्रस्ताव का संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि भत्ता और विशेषाधिकार राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि भत्ता और विशेषाधिकार राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में गलत है। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसका जो वेतन, भत्ते और उसके जो विशेषाधिकार होते हैं, उसके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, अवकाश और जो पेंशन संबंधी, ये सारी चीज़ें किससे निर्धारित की जाती है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता। ये सब संसद के द्वारा इन सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है समय समय पर। तो वही पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका यही चौथा वाला कथन गलत है कि भत्ता और विशेषाधिकार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये संसद के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संघ और उसके क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 1 से 6, अनुच्छेद 1 से 3, अनुच्छेद 1 से 5 और अनुच्छेद 1 से 4। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 से 4। संघ और उसके क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 1 से 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किसके तरीकों का एक संग्रह है जो एक बच्चे या भ्रूण में निदान किए गए जीन दोष के सुधार की अनुमति देता है। पहला क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और चौथा ऑप्शन है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीन थेरेपी। प्रश्न की ओर हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अब मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु जो बाद में जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। बात करते हैं इसको कब हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के रूप में जो संविधान में था, अनुच्छेद 31 के रूप में ये था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में इसको अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया है। तो यही पूछ रहा था हमारा प्रश्न। पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 148। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959 और बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मूल प्रश्न हमारा क्या है कि मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था वो जो है मूल अधिकार से संबंधित मामला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू, 1984 नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति और मत्स्य पालन केंद्रीय सूची का विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। हमें क्या बताना है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये जो मत्स्य पालन है ये केंद्रीय सूची का विषय न होकर ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। तो हमको यही बताना था कि इसमें कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं है? निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, निदेशक तत्व राजनैतिक स्वीकृति रखते हैं, निदेशक तत्व राज विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं। ये जो है नीति निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन के नेता थे? शरियतुल्लाह खान, दादू मियाँ, अब्दुल वहाब, सैयद अहमद बरेलवी। फिर से देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा कि हम निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन के नेता थे? शरियतुल्लाह खान, दादू मियाँ, अब्दुल वहाब और सैयद अहमद बरेलवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? उसका राइट आंसर क्या है कि सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। याद कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? 1986, 1976, 1951 और 2001। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा कि 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बात करें मौलिक कर्तव्यों के बारे में तो आप लोग याद करिएगा कि मौलिक कर्तव्यों को कभी कभी पूछता है कि किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था पूछे तो 1976। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और यदि ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से संविधान से लिए गए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। ये पूर्व में सोवियत संघ था जिसको हम वर्तमान में क्या रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 3 चीज़ों को जाने। पहली चीज़ हमने पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये जो है हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमने यहाँ इस प्रश्न से 4 चीज़ें सीखी। पढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उन्हें राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा भी स्वीकार करती है।
चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। हमें क्या बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी निजता से वंचित नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। इसकी गारंटी कौन सा अधिनियम देता है? तो 300A। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन के लेखक कौन है? क्या बताना है हमें कि ये बुक है जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अतुल कोहली, दूसरा ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स, तीसरा ऑप्शन है ग्रानविले, ऑप्शन है पीबी गजेंद्र गडेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रानविले ऑस्टिन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रानविले ऑस्टिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सिक्किम का विशेष राज्य का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 371B, अनुच्छेद 371C, अनुच्छेद 371D या फिर अनुच्छेद 371F। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371F। यदि आपसे पूछे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिक्किम का विशेष राज्य का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 371F। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? ऑप्शन नंबर पहला है हमारा कि भूमध्य रेखीय जलवायु, या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, या फिर मानसून जलवायु, या फिर उपयुक्त सभी जलवायु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानसून जलवायु। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो मानसून जलवायु का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58 या फिर अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 756 वाट, 746 वाट, 736 वाट या फिर 766 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। आप लोग ये बात याद रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? 11 अनुच्छेद 245 से 263, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244A और भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 11 अनुच्छेद 245 से जो 263 है वो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमें बताता है। तो पूछता है आपसे कभी कि केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित करवाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ क्रमशः किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है उसको जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हमारा पहला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीटर। लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि यदि अर्थव्यवस्था श्रम गहन अर्थव्यवस्था से पूंजी गहन अर्थव्यवस्था की ओर जाती है तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है?
फिर से सुनिएगा प्रश्न ध्यान से कि यदि अर्थव्यवस्था श्रम गहन अर्थव्यवस्था से पूंजी गहन अर्थव्यवस्था की ओर जाती है तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी। यदि श्रम गहन अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था पूंजी गहन अर्थव्यवस्था की ओर जाती है तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि संसद के किसी भी सदन में। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बहस के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव या सदन के विचाराधीन कार्य की प्रगति को मंद या विलंबित करने हेतु प्रस्ताव को कहा जाता है। पुनः ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा कि बहस के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव या सदन के विचाराधीन कार्य की प्रगति को मंद या विलंबित करने हेतु प्रस्ताव को कहा जाता है। पक्षत्याग, निष्कासन प्रस्ताव, विलंबकारी प्रस्ताव या फिर बहस का स्थगन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विलंबकारी प्रस्ताव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि आईपीसी की कौन सी धारा सरकार शब्द को परिभाषित करती है? आईपीसी की धारा 18, आईपीसी की धारा 17, आईपीसी की धारा 19 और आईपीसी की धारा 20? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आईपीसी की धारा 17। क्या पूछा है कि सरकार शब्द को कौन सी आईपीसी की धारा परिभाषित करती है? तो आईपीसी की धारा 17। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। सरकार को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो आईपीसी की धारा 17 सरकार को परिभाषित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक हाल ही में समाचारों में देखा गया, इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक एशिया और प्रशांत आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर से सुनिएगा आप लोग, यदि आपसे क्या पूछता है कि लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचांक किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि चुराई हुई संपत्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आईपीसी की धारा 379, आईपीसी की धारा 378, आईपीसी की धारा 392, आईपीसी की धारा 410? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आईपीसी की धारा 410। चुराई हुई संपत्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईपीसी की धारा 410। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जिन विधायी मामलों पर देश भर में कानून की एक रूपता वांछनीय है वे संविधान की किस सूची में सम्मिलित हैं? यानी कि ऐसा कानून जिसको देश भर में, जिस कानून की एक रूपता चाहिए हो या फिर एक ऐसा कानून जो कि देश भर में लागू करना हो, तो वो किस सूची में आता है? अवशेष सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में या फिर प्रस्तावना में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि संघ सूची में। एक ऐसा मामला जो देश भर में कानून की एक रूपता जिसके लिए आवश्यक है, तो वो कौन सी सूची में आएगा? तो वो संघ सूची में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और उनके काम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर भाषाई विशेष कार्यालय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत बैठक आयोजित करने के लिए कार्य साधकों की सदस्य संख्या कुल संख्या का कितना होती है? 10वां हिस्सा, 1 का 5वां हिस्सा, 1/3 या फिर आधा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10वां हिस्सा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य के महाधिवक्ता या फिर राज्य सूचना आयोग? फिर से देखते हैं प्रश्न को। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य के महाधिवक्ता या फिर राज्य सूचना आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत के सरकारी अस्पतालों द्वारा बनाए गए मानक, भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरण मुद्दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सॉलिसिटर जनरल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में चर्चा में रही कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, गैर व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, साइबर सुरक्षा तंत्र, क्रिप्टो करेंसी विनियमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गैर व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, ये किससे संबंधित है? आपसे पूछा जाए पेपर में तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि गैर व्यक्तिगत डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क से संबंधित ये समिति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आज का प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या हमारी 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में गलत है? एकांतवाद जैन धर्म का दर्शन है, श्यादवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक और कठोर जोर दिया है, जैन साहित्य और पाठ प्रकृति में संकलित किए गए हैं। श्यादवाद, यहाँ दोस्तों इसका टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत रूप में लिखा है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि श्यादवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में गलत है। तो एकांतवाद जैन धर्म का दर्शन है, ये बिल्कुल सही बात है। श्यादवाद बौद्ध धर्म का दर्शन है, यही यहाँ पे गलत है, हमारा यही यहाँ पे गलत है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? श्यादवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। श्यादवाद किसका सिद्धांत है बात करते हैं। तो श्यादवाद और अनेकांतवाद ये दोनों जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांत हैं। श्यादवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। और भी देख लेते हैं इनको, और भी हम विकल्पों को देखते हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प है कि जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक कठोर जोर दिया या फिर अधिक जोर दिया, तो ये भी हमारा सही है। जैन साहित्य पाठ प्रकृति में संकलित किए गए, जैन साहित्य जो है वो प्रकृति में संकलित किए गए हैं, ये भी हमारा सही है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ? यही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या है? यही है। हमें यही बताना था कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।